हम लोग सीखने वाले हैं डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम। देखिए, पिछले वीडियोस में या पिछली पीपीटीज़ में आपने क्या समझा, मैं थोड़ा रिकैप करता हूँ। देखिए, एक व्यक्ति होता है जिसे हम असेसी बोलते हैं। वो असेसी अपने सारे सोर्सेज से इनकम कमाता है, जैसे वो सैलरी से पैसा कमाता है, बिजनेस से, रेंट से, प्रॉपर्टीज़ को बेच के या अदर सोर्सेज से। मान लो किसी व्यक्ति ने 8 लाख रुपए कमाया, तो क्या सर वो 8 लाख पे टैक्स देगा? नहीं, गवर्नमेंट उसे कुछ ऑप्शन देती है कि वो अपना टैक्स चाहे तो बचा सकता है। यानी अगर वो 8 लाख पे टैक्स ना देना चाहे तो उसे कुछ इन्वेस्टमेंट स्कीम्स बताई जाएंगी जिनका उपयोग करके वो अपनी इनकम कम कर सकता है। यानी मैं सरल शब्दों में कहूँ, 8 लाख उसकी इनकम है, अगर वो कुछ तरीके अपनाएगा जिसको डिडक्शंस बोलते हैं। डिडक्शंस के सेक्शन 80C से शुरू होते हैं और 80U तक जाते हैं। मान लो उसने वो तरीके अपनाए और 2 लाख रुपए अपनी इनकम को कम कर लिया, तो उसकी शेष इनकम 6 लाख मानी जाएगी और फिर 6 लाख पे जो भी टैक्स लगना होगा वो लगेगा। ठीक है, तो ये बात है। तो इस चैप्टर में देखा जाता है कि वो कौन कौन से डिडक्शंस हैं। जितने भी चार्टेड अकाउंटेंट्स होते हैं जो इनकम टैक्स वगैरह में प्रैक्टिस करते हैं, वो आपको इन्हीं उपायों के बारे में बताते हैं। तो ये उपाय आप खुद से भी सीख सकते हैं। हालांकि वो लोग एक्सपर्ट होते हैं तो ज़्यादा क्लियर कट आपको बता पाते हैं, और नई नई कहें इसको टैक्स प्लानिंग स्कीम्स बोलते हैं, उनको ये बता पाते हैं। लेकिन आप खुद से भी बहुत सीख सकते हैं। खैर, अभी हम बीकॉम पर्पज से बात करेंगे। आज के हमारे चैप्टर का नाम है डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम। एक बार फिर बता दूं, 5 इनकम के हेड होते हैं। 5 हेडों को जोड़ने पर जो इनकम आती है, 5 हेड्स को जोड़ने पर जो आती है, उसे हम बोलते हैं GTI, ग्रॉस टोटल इनकम। चलिए, आज भी हम प्योर थ्योरी पे बात नहीं करेंगे। एक एक डिडक्शन को मैं नहीं समझाऊंगा, जो क्वेश्चंस के दौरान आएंगी उस पर हम डिस्कस करेंगे, तो ऑलमोस्ट आधे डिडक्शन आपके डिस्कस हो जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आ रहा है, ऐसे कोई 4 भुगतानों को लिखिए जिनके संबंध में धारा 80C की कटौती दी जाती है। राइट एनी 4 पेमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द डिडक्शन इज अलाउड अंडर सेक्शन 80C। देखिए, अगर आपको 80C का बेनिफिट उठाना है तो आप अपना जीवन बीमा करा लीजिए, LIC को पेमेंट कीजिए। आप पोस्ट ऑफिस में जाके पैसा जमा कराइए, 5 साल की FD करवा दीजिए। बैंक में चले जाइए, वहाँ पे FD करा दीजिए, या हाउसिंग लोन ले लीजिए। और हाउसिंग लोन को वापस जब आप भुगतान करेंगे तो जो प्रिंसिपल कंपोनेंट होता है, क्योंकि जब हम किस्त देते हैं तो किस्त के अंदर ब्याज और मूलधन होता है, तो आपको मूलधन के बराबर कटौती मिलेगी। देखते हैं भैया क्या आंसर देता है। कहता है कि आप LIC का भुगतान कीजिए, आप बच्चों की ट्यूशन फीस का भुगतान कीजिए, आप हाउसिंग लोन वापस करिए, आप किसी शेड्यूल्ड बैंक में जाके 5 साल या उससे ज़्यादा समय की FD करा दीजिए, या पोस्ट ऑफिस में जाके आप एक नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट होता है NSC, उसका 8th इशू, अलग अलग सीरीज़ होती है, 7th इशू, 8th इशू, आप 8th इशू जाके परचेज़ कर लीजिए। अगर मैं समझाने के लिए बताऊं, किसी को बिल्कुल जिसने पढ़ाई नहीं करी है उसको बता दूं, मान लो इसने इन 5 प्रोडक्ट में 20-20 हज़ार रुपये जमा करा है। LIC 20,000, बच्चे की ट्यूशन फीस मतलब जो स्कूल और कॉलेज को दी जाती है, प्राइवेट कोचिंग सेंटर पे नहीं, स्कूल या कॉलेज को जो ट्यूशन फीस के नाम से दी जाती है। तो मान लो इसने 5 आइटमों पे 20-20 हज़ार रुपये चुकाया, तो कितना रुपये चुकाया? 1 लाख। तो मान लेते हैं कि उसकी इनकम 8 लाख है। मैं आज 8 लाख का एग्जाम्पल लूँगा। मान लो उसकी इनकम 8 लाख है, तो 1 लाख इनकम कम हो जाएगी और उसकी शेष इनकम 7 लाख ही मानी जाएगी और टैक्स 7 लाख ही लगेगा। तो ये जो होते हैं ना, ये टैक्स सेविंग प्रोडक्ट होते हैं। इन प्रोडक्ट्स को आपको याद रखना होता है, और ये प्रोडक्ट 80C में कवर होते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है, एक करदाता की कुल आय की गणना करते समय जीवन बीमा निगम द्वारा स्थापित कोष में पेंशन पाने के लिए दिए गए अंशदान के संबंध में कितनी छूट दी जाती है? आराम से क्वेश्चन समझिए। देखिए, अगर कोई व्यक्ति ये चाहता है कि उसे बुढ़ापे में पेंशन मिले, अभी तो वो कमा रहा है और बाद में बुढ़ापे में पेंशन मिले, तो आप एक पेंशन फंड में जाके राशि जमा करा सकते हैं। आप एक पेंशन फंड में राशि जमा करा सकते हैं। तो जैसे LIC है, मान लीजिए LIC ने एक पेंशन फंड इस्टेब्लिश किया और आपने वहाँ जाके राशि जमा कराई, तो बुढ़ापे के लिए तो बंदोबस्त होगा ही होगा। अभी आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलेगा। आप वहाँ 1.5 लाख रुपए तक राशि जमा करा सकते हो। अब कोई व्यक्ति बोले मैं तो सर 2 लाख जमा कराऊंगा, तो आप 2 लाख जमा करा दीजिए, पर आपकी कटौती की राशि 1.5 लाख रुपए या जमा कराई गई राशि के बराबर होगी। मैं 3 एग्जाम्पल बताता हूँ। अगर आपने 1 लाख रुपए जमा कराया तो आपको 1 लाख की कटौती मिलेगी,
एक 50 जमा कराया तो एक 50 की कटौती मिलेगी, लेकिन 2 लाख जमा कराओगे तो भी एक 50 की कटौती मिलेगी। इसका सेक्शन होता है 80CCC। तो पेंशन फंड का सेक्शन होता है 80CCC एंड मैक्सिमम डिडक्शन अलाउड है 1.5 लाख। इसका मतलब है ये प्रोडक्ट आपकी इनकम को 1.5 लाख रुपए तक कम कर सकता है, 1.5 लाख से ज़्यादा नहीं। चलिए ठीक है, तो ये 1.5 लाख या भुगतान की गई राशि जो भी कम हो। तीसरा क्वेश्चन, जिन लोगों ने पढ़ाई अच्छी कर रखी है मैं उनको कहूँगा कि आप क्वेश्चन पढ़ के आंसर करने की कोशिश करें। 2 मिनट वीडियो पॉज कर लें, पीपीटी पॉज कर लें, और जिन्होंने नहीं कर रखी पढ़ाई, थोड़ी बहुत कर रखी, तो वो सुन लीजिए। एक करदाता की कुल आय की गणना करते समय हेल्थ प्रीमियम के संबंध में कितनी छूट दी जाती है? चलिए जी, आज के ज़माने में जो एक बहुत ज़रूरी प्रोडक्ट है वो है हेल्थ इंश्योरेंस लेना। तो मान लीजिए एक व्यक्ति है जिसका नाम हम अतुल बोल रहे हैं और जिसकी आय 8 लाख है, तो अगर वो हेल्थ इंश्योरेंस कराता है तो उसे 80D का बेनिफिट मिलेगा। अब यूँ समझो कि अतुल अगर खुद की फैमिली को कवर करता है, खुद की फैमिली का मतलब होता है पति पत्नी बच्चे, तो 25,000 तक की डिडक्शन होती है। और अगर माता पिता का भी हेल्थ इंश्योरेंस करवा देता है तो 25 हज़ार की वहाँ होती है। तो 25 और 25 कितना, 50,000 हो गया। अब मान लो अतुल तो है 50 साल का और उसके पिताजी हैं 70 साल के, तो अतुल वाला ब्रैकेट की लिमिट तो रहेगी 25,000, और चूंकि वहाँ पे सीनियर सिटीज़न है, 60 साल के बाद सीनियर सिटीज़न हो जाते हैं, तो वहाँ लिमिट है 50,000 की। तो 25 और 50 75,000। अब मान लो अतुल खुद 70 साल का है और उसके जो पिताजी हैं वो 90 साल के हैं, तो फिर लिमिट हो जाएगी 50,000, 1 लाख। तो कोई कहे कि 80D की लिमिट कितनी है, तो मैं आपको एक बार में तो कहूँगा 25,000 की लिमिट है, और माता पिता के लिए 25,000 की लिमिट और है। लेकिन माता पिता पुराने हों तो लिमिट 25 की जगह 50,000 है। खुद भी पुराना हो और उसके जो डोकरा डोकरी हैं वो तो ज़्यादा पुराने हों। सर ऐसे मत बोलो, वीडियो पब्लिक होता है, आप क्या डोकरा कर रहे हो? कुछ नहीं, समझाने के लिए बता रहा हूँ, आपको समहाउ याद रह जाए। चलिए, रिस्पेक्ट तो करते ही हैं अपन पेरेंट्स की। तो ये टेबल आप याद कर लीजिए। 50,000 की डिडक्शन हो सकती है खाली पेरेंट्स अगर सीनियर सिटीजन कैटेगरी में आते हैं, माता या पिता कोई भी, तो 75,000 तक की लिमिट है, और खुद भी और माता पिता भी तो फिर 1 लाख तक की लिमिट है। और 5,000 रुपये एक लिमिट होती है हेल्थ चेकअप की। हालांकि वो हेल्थ चेकअप की लिमिट इस 5,000 में इंक्लूड है, वो 5,000 की लिमिट अलग से नहीं है। 50,000 प्लस 5,000 नहीं है। 5,000 अगर आप चाहें तो चेकअप के नाम पे खर्च कर सकते हैं कि सर ये है क्या, बताओ तो सही। अगर कोई व्यक्ति अपना या अपने माता पिता का हेल्थ इंश्योरेंस करवाता है, हेल्थ इंश्योरेंस क्यों कराते हैं? ताकि आपके अगर हॉस्पिटल में आपको जमा होना पड़ता है तो आपका चिकित्सा का खर्चा बीमा कंपनी उठाएगी, आपको लोड नहीं आएगी, आप तो बस प्रीमियम देके फ्री हो जाओगे। उसको बोलते हैं हेल्थ इंश्योरेंस या मेडिकल इंश्योरेंस, और इसका सेक्शन होता है 80D। ठीक है, एक बार में वीडियो नहीं समझ में आती है, आप 2 बार सुनिए, कुछ तो हाथ आएगा ही आएगा। अगर आप विश्वास के साथ पढ़ेंगे कि नहीं यार सर बता रहे हैं तो सुन लेते हैं, तो कुछ ना कुछ तो हाथ आएगा। ठीक है बेटा, चलिए 3 क्वेश्चन हो गए अपने इसी के साथ ही, ये आप पढ़ लेंगे। अगला पॉइंट है विकलांग आश्रितों की चिकित्सा एवं निर्वाह पर व्यय संबंधी धारा 80DD की कटौती के प्रावधानों की विवेचना कीजिए। एक्सप्लेन द डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंसेस एंड मेंटेनेंस एंड मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ हैंडीकैप्ड डिसेबल्ड डिपेंडेंट अंडर सेक्शन 80DD। देखो 80DD किस लिए सेक्शन है कि अगर एक व्यक्ति अतुल है और अतुल के का कोई फैमिली मेंबर है, वो डिसेबल है, हैंडीकैप मान लो, ब्लाइंड मान लो, किसी भी तरह से उसमें डिसेबिलिटी है, वो तो मेडिकल ऑफिसर सर्टिफाई करते हैं। अब अगर अतुल के घर में कोई बंदा डिसेबल है और साथ ही साथ वो डिपेंडेंट भी है, वो बेचारा कमाता भी नहीं है, तो अब उसकी लोड किसके ऊपर आ गई? अतुल के ऊपर आ गई। तो अतुल को डिडक्शन मिलेगा, इसमें खर्चे की राशि नहीं देखी जाती, सीधा डिडक्शन मिलता है। देखते हैं कितना, 75,000 या 1.25 लाख। तो अगर अतुल के घर पे कोई व्यक्ति है जो डिसेबल है, उसके ऊपर डिपेंड करता है, तो 75,000 की डायरेक्ट डिडक्शन अतुल को मिलेगी। यानी अगर अतुल की आय 8 लाख माने, जो मैंने ऐसे एग्जांपल लिया है, तो उसकी इनकम 75,000 कम हो जाएगी और इसकी इनकम 7,25,000 ही मानी जाएगी। और अगर वो जो डिसेबल पर्सन है उसको सीवियर डिसेबिलिटी है, बहुत ही गंभीर रूप से वो असमर्थ है, 80% से ज़्यादा असमर्थ है, यानी ब्लाइंड है तो 80% से ज़्यादा ब्लाइंड है, तो फिर क्या होता है? 1.25 लाख की कटौती होती है। तो आपको 75,000 रुपये और 1.25 लाख ध्यान रखना है।
अब हमारा खर्चा यानी अतुल का खर्चा क्यों हो रहा होगा? उसके लालन पोषण पे, उसके मेंटेनेंस पे और उसके दवाइयों पे। पर डिसेबिलिटी और डिपेंडेंसी ये दो वर्ड आ जाते हैं तो डी याद रख लो, ट्रिक बना के याद रख लो, डी, तो फिर आपको डिडक्शन मिलेगी। और डी यूँ भी याद कर लो, डायरेक्ट डिडक्शन, सीधा 75,000 या 1.25 लाख की कटौती मिलेगी। तो कहता है ये आंसर कि यह कटौती सीधे ही मिलेगी, अर्थात असमर्थ आश्रित पर 50,000 से कम खर्चा हुआ हो, मतलब 50 यानी यहाँ 75,000 होना चाहिए। अगर 75,000 से भी कम खर्चा हुआ हो तो भी कटौती फिक्स 75,000 है। सीनियर सिटीज़न के लिए वैसे कोई अलग रूल नहीं है, लेकिन अगर सीवियर डिसेबिलिटी का मामला है तो फिर डिडक्शन 1.25 लाख तक की होगी। और कौन होंगे, मतलब किसका डिसेबल होना चाहिए? तो अगर हम अतुल की बात करें तो अतुल का कोई फैमिली मेम्बर, और अगर हम HUF की बात करें, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की, तो उस फैमिली का कोई भी मेंबर, ठीक है, तो उस केस में आपका 80DD एक्टिवेट हो जाएगा। ये पैसा आपका कहाँ खर्च करेंगे? उनके मेडिकल ट्रीटमेंट पे करेंगे या उनके लिए आप किसी स्कीम में जमा करा सकते हैं, ठीक है। बाकी सारी बातें मैंने बोल दी हैं, आप देख लीजिएगा पॉज करके वीडियो को। चलिए आगे है, हाउ मच डिडक्शन इज अलाउड इन कंप्यूटिंग टोटल इनकम ऑफ एन assessee फॉर द एक्सपेंसेस पेड ऑन द मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफाइड डिजीज और एलिमेंट फॉर हिम और अ डिपेंडेंट। ओके, इसमें आप एक वर्ड जोड़ दीजिए, बीमारी। यानी अतुल है, अतुल का एग्जांपल ले रहे हैं हम। पहले समझ लो हम क्या सीख रहे हैं। अतुल की जो पांचों इनकम होती है वो इनकम बनती है GTI, ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम को थोड़ा सा माइनस किया जाता है, उसको बोलते हैं डिडक्शन। और डिडक्शन के बाद जब आता है तो उसे बोलते हैं टोटल इनकम। तो यानी जब हम टोटल इनकम कैलकुलेट कर रहे होते हैं उस समय मिलते हैं डिडक्शंस। तो बात ऐसी है कि अतुल के घर में कोई फैमिली मेम्बर है, उसको कोई बीमारी है, बीमारी ऐसे खांसी बुखार टाइप नहीं, बीमारी कोई हाई फाई ढंग की, हाई फाई बीमारी 8-9 बीमारियां हैं जिनका उल्लेख किया गया है। अगर वो बीमारी में से कोई बीमारी इसके फैमिली मेम्बरान को है तो ये उसके ट्रीटमेंट पे खर्चा करेगा। तो अब इसके खर्चे की अमाउंट देखी जाएगी, इसके खर्चे की अमाउंट देखी जाएगी और उसे 40,000 से कंपेयर किया जाएगा और 40,000 तक की डिडक्शन मिलेगी। मान लो ट्रीटमेंट पे 35,000 खर्चा हुआ तो फिर 35 की डिडक्शन मिलेगी, और 45,000 का खर्चा हुआ तो 40,000 की डिडक्शन मिलेगी। और अगर जिसकी बीमारी पे खर्चा हो रहा है वो सीनियर सिटीज़न है तो 1 लाख तक की लिमिट है। कि सर ये 80DD है क्या? नहीं, 80DD के लिए तो वर्ड था डिसेबल एंड डिपेंडेंट, और DDB सेक्शन के लिए होनी चाहिए कोई बीमारी, उस बंदे को कोई बीमारी होनी चाहिए जिसको वो बेचारा फेस कर रहा हो। वो बीमारी कैंसर, एड्स, हीमोफीलिया और भी बहुत हाई फाई तरह की बीमारियां हैं, वो होनी चाहिए, ठीक है, कटौती के लिए। अगर SSC के घर में किसी फैमिली मेम्बर को कोई स्पेसिफाइड बीमारी है उसके लिए आपको रूल 11DD देखना पड़ेगा। कुछ एक नाम दिए हैं, ये पूरी लिस्ट नहीं है, कैंसर, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, एड्स आदि एटसेट्रा लिखा है, तो फिर 40,000 की डिडक्शन मिलेगी, ठीक है। चलिए, और इसके अलावा लिखता है डिडक्शन के लिए 40,000 को देखेंगे और खर्च की गई रकम को देखेंगे और दोनों में से छोटी राशि लेंगे, इसलिए भी ये सेक्शन 80DD से अलग है। 80DD में जो 75,000 था वो सीधा था, आपका खर्चा अगर 35,000 भी हुआ तो भी आपको 75,000 की डायरेक्ट डिडक्शन मिलती है इसमें। और सीनियर सिटीजन के केस में 1 लाख की लिमिट है और उसको भी खर्चे से कंपेयर करना है और तुलना करनी है, छोटी राशि लेनी है। और इसके बाद क्या कहना चाहता है ये कहना चाहता है जेफ बेजोस की एक सेइंग के बारे में, उनके कोट्स के बारे में, पेशेंस, परसिस्टेंस एंड ऑब्सेसिव अटेंशन टू डिटेल। उनके हिसाब से सक्सेस का मूल मंत्र होता है धैर्य रखना। मतलब चीज़ें होने में समय लगता है, कोई भी चीज़ें ओवर द नाइट नहीं होती, तो धैर्य रखना चाहिए। उनका कहना है दृढ़ रहना चाहिए, मजबूत रहना चाहिए, परसिस्टेंसी, जब तक हो नहीं जाता, ओह मांझी फिल्म का डायलॉग था ना, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ऐसा वाला। और बारीकियों पे पूरा ध्यान, जो डिटेल्स होती हैं, कल इन्होंने कहा था डिटेल्स में लचीले रहना चाहिए लेकिन डिटेल्स पे ध्यान देना चाहिए, व्हाट यू आर डिलीवरिंग, ठीक है। मतलब अगर आपकी एक कचौरी की दुकान भी है तो आप पूरा ध्यान रखो, कचौरी बनने से लेके ग्राहक को आप जब बाउल में देते हैं ना वहाँ तक का, और उसके बाद आगे तक का भी, तो पूरी डिटेल्स पे ध्यान देनी चाहिए। अगर आप उतना बड़े लेवल का होना चाहते हो तो उतना सोचो, तो मस्त रहो, आपने तो भंडारे खाओ। चलो आगे,
एक करदाता ने अपने आश्रित बच्चे के स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम के संबंध में 12,000 का भुगतान चेक से किया है, तो कुल आय की गणना करते समय उसे कितनी राशि की छूट दी जाएगी। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा करो, 2 बार पढ़ोगे तो आराम समझ में आता है। एक एसएससी है, अतुल की बात चल रही है। अतुल का बच्चा है, बच्चा उसके ऊपर डिपेंडेंट है, उसने हेल्थ इंश्योरेंस करवाया है 12,000 का और भुगतान चेक से किया है। हाँ, एक बात याद रखना, 80D जो हेल्थ इंश्योरेंस वाली सेक्शन है उसमें पेमेंट चेक से होना ज़रूरी है। चेकअप का पैसा कैश में हो सकता है, लेकिन जो प्रीमियम का पैसा है वो कैश के अलावा और किसी मोड से होगा। आजकल बहुत सारे मोड आ गए हैं, यूपीआई, ऑनलाइन पेमेंट, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। कैश के अलावा कोई सा भी तरीका ले सकते हो, चेक भी किसी भी तरह का हो सकता है। ठीक है, बात यह है कि 12,000 में कोई पंगा नहीं है, 25,000 तक की लिमिट है। तो अगर आप 12,000 चुकाओगे तो आपकी 12,000 की डिडक्शन मिलेगी। मतलब क्या, डिडक्शन का क्या मतलब कि इसकी इनकम जैसे 8 लाख हुई ना, तो इसमें से 12,000 लेस हो जाएगा 80D के नाम से, और पीछे 7,88,000 बचेगा, उस पर इसको टैक्स लगेगा। जो 8 लाख मैं बोल रहा हूँ उसको बोलते हैं GTI, ग्रॉस टोटल इनकम। जो 12,000 मैं बोल रहा हूँ उसको बोलते हैं डिडक्शंस। डिडक्शन की कोई एक सेक्शन नहीं है, बहुत सारी सेक्शन है, ATC, ATD, ATDD, ATDDB, ATE, ऐसे बहुत सारे सेक्शन है। और इसके बाद जो पीछे बचती है लेस करने के बाद, वो होती है टोटल इनकम। तो जो टैक्स लगता है वो टोटल इनकम पे लगता है। तो हर व्यक्ति प्रयास करता है कि अपनी टोटल इनकम को कम करे। ठीक है, चलिए, तो 12,000 रुपये 60 वर्ष से कम आयु के केस में आराम से आपको 12,000 की कटौती मिल जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक करदाता ने गत वर्ष में अपने आश्रित पिता की चिकित्सा पर, जो कि मानसिक रूप से पिछड़े हुए हैं, हिंदी में वर्ड है मानसिक रूप से पिछड़े, मेंटली रिटार्डेड है। ठीक है, दिमाग मतलब समझ लो काम नहीं करता उनका। अब देखो, एक तो पिताजी है ना, वो तो एक तो आश्रित वर्ड आ गया, यानी उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। और दूसरा मुझे डिसेबिलिटी भी दिख रही है, बीमारी शब्द नहीं दिख रहा, आप समझ रहे होंगे। मेंटली, मेडिकली वो रिटार्डेड है, मेंटली रिटार्डेड है, सॉरी। तो आपको इसमें 80DD लगानी पड़ेगी, और 80DD में इनको 75,000 की डिडक्शन मिलेगी। तो मैं आंसर देखता हूँ। इन्होंने इसका आंसर देते समय इसको बीमारी वाले एंगल से काउंट किया है। ठीक है, अगर इसे बीमारी वाले एंगल से काउंट करें, अच्छा मेंटल रिटार्डेशन उस बीमारी वाले में, सॉरी मैं गलत बताया, तो 80DDB लगेगा, सॉरी 80DDB लगेगा, और वहाँ 40,000 तक की लिमिट होती है। और इसने 28,000 खर्चा किया तो 28,000 की कटौती मिलेगी। थोड़ी सेक्शंस नज़दीक होती हैं तो थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना आप एक बार। एक करदाता ने गत वर्ष में अपनी आश्रित माता की चिकित्सा पर, जो कि कैंसर से पीड़ित हैं, उस पर 80,000 का भुगतान किया। अब इसकी एज दे रखी है माता जी की 31 मार्च 2018 को 64.5 वर्ष। तो अगेन आप एक बात समझ लीजिए, अभी वर्ष चल रहा है 2021, जब तुम्हारा ग्रेजुएशन चल रहा था और हो जाना चाहिए था वो वर्ष था 19-20। 19-20 से जो रिलेटेड प्रीवियस ईयर होता है वो होता है 18-19। 18-19 यानी 31 मार्च 2019 को समाप्त होता है। तो 31 मार्च 2019 को इन माता जी की आयु हो जाएगी 65.5। जब वर्ष शुरू हुआ तो उनकी आयु 64.5 थी, और जब वर्ष जहाँ अंत हो रहा है वहाँ उनकी आयु 65.5 साल है। बस इतना बहुत है। 65.5 साल, मतलब वो 65.5, वैसे ही मैं गणना कर ही क्यों रहा हूँ, 60 साल देखना था मुझे तो। वाह, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, 60 साल ही चेक करना था। ये तो शुरू से ही 64.5 साल की हैं, फिर तो कोई पंगा ही नहीं है। इसमें इनको कितना खर्च किया हमने, 80,000 ना, पूरे 80,000 की कटौती मिल जाएगी, क्योंकि 80DDB में सीनियर सिटीजन के लिए 1 लाख तक की लिमिट है, और अगर खर्चा 80,000 हुआ तो 80,000 की कटौती मिल जाएगी। अगर आप देखें तो आप इसके पीछे गवर्नमेंट की मंशा देखिए कि अतुल ने 8 लाख कमाए, पर उस बेचारे के 80,000 खर्च भी तो हैं। तो ये तो गलत नहीं हो जाता क्या कि अगर उससे आप 8 लाख पर टैक्स ले लेते? तो डिडक्शन बहुत लॉजिकल चीज़ होती है। ठीक है, अतुल टैक्स बचाने के लिए कह लो या अपने माता पिता का ध्यान रखने के लिए कम से कम ट्रीटमेंट पे खर्चा तो करेगा, और उतनी राशि कम हो जाएगी। उसकी इनकम ही 7,20,000 रुपये है, तो उसी पे टैक्स भरेगा। तो क्वाइट लॉजिकल। 80DDB 80,000 रुपये। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट इज, एक व्यष्टि करदाता को कुल आय की गणना करते समय अपनी पुत्री की उच्च शिक्षा हेतु वित्तीय संस्थान से लिए गए ऋण के ब्याज के संबंध में कितनी कटौती दी जाती है? एक मान लीजिए अतुल है, अतुल की एक डॉटर है, डॉटर की 12वीं हो गई पूरी, अब वो हायर स्टडीज़ करना चाहती हैं। हायर स्टडीज़ में कुछ भी करें, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, IAS की पढ़ाई, इंजीनियरिंग, डॉक्टरी, कुछ भी करें, CA की पढ़ाई भी कर लो, कुछ लोग CA भी कर लो भाई। तो किसी की भी पढ़ाई करें
और अगर वो उसके फादर यानी जो अतुल हैं वो लोन लेते हैं, कौन सा लोन, एजुकेशन लोन, तो एजुकेशन लोन पे जो ब्याज चुकाएंगे ना वो उसकी कटौती मिलेगी 80E में। 80E में एग्जांपल देता हूँ कि अतुल ने लोन लिया और 40,000 रुपये, मान लो बहुत तगड़ा लोन लिया और 40,000 ब्याज चुकाया, तो उनको 80E में डिडक्शन मिलेगी 40,000 की। कब मिलेगी, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, ऐसे करके 8वें साल तक, पहले साल से शुरू करके 8वें साल तक इनको कटौती मिलेगी। उसके बाद भी अगर कर्जा नहीं चुका पाए तो कोई बात नहीं, उसके बाद ब्याज की कटौती बंद हो जाएगी। ब्याज की कटौती जो होती है वो फर्स्ट 8 असेसमेंट ईयर तक मिलती है और केवल ब्याज की मिलती है, प्रिंसिपल की नहीं मिलती। ठीक है, तो ये सारी बातें जो मैं बोल रहा हूँ वो यहाँ आ जाएंगी, आप पॉज करके देख लेना, आप समझ जाते हैं एक बार में बात शायद तक शायद। एक व्यक्ति ने एक वित्तीय संस्था से अपने जीवन साथी की हायर एजुकेशन के लिए लोन लिया था। उन्होंने 47,000 रुपये के ब्याज समेत 82,000 का भुगतान किया। वाह, काफ़ी भावुक क्वेश्चन आ रहे हैं, इमोशनल क्वेश्चन। अतुल है, पहले तो उसने अपनी डॉटर की पढ़ाई पे पैसा खर्च किया था, अब उसने अपनी मिसेस की पढ़ाई पे खर्चा किया है और लोन वगैरह का इसने 82,000 चुकाया है। उसमें 47,000 ब्याज है और बाकी का 35,000 आप काउंट करो तो वो मूलधन है। तो जो ब्याज की है कटौती वो मिलेगी, उसके लिए सेक्शन 80E है। ईजी याद हो जाता है, ई माने एजुकेशन, तो वहाँ से एजुकेशन लोन और ब्याज वगैरह आप सोच लेना। ठीक है, तो 47,000 की कटौती मिलेगी, बेधड़क, बिल्कुल सिंपल सा है क्वेश्चन। अंग्रेजी में भी पढ़ूंगा तो समझ जाएगा, इसलिए अब ठीक है। ऐसे 2 कोषों के नाम लिखिए जिनको दिए गए दानों के संबंध में 100% की दर से कटौती दी जाती है। अगर अतुल चाहे तो डोनेशन दे सकता है और डोनेशन देने पर कुछ डोनेशन में 100% कटौती मिलती है, कुछ में 50% कटौती मिलती है। अब अगर 100% की बात करें तो बहुत लंबे चौड़े हैं, 25 करीब फंड हैं। उसमें है जैसे प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, आर्मेनिया भूकंप राहत कोष, चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड्स, नेशनल स्पोर्ट्स फंड, बहुत सारे में तो नाम आएगा नेशनल, आप नेशनल वर्ड से पकड़ लेना, उसमें 100% कटौती मिलती है। ठीक है, एक बार मैं पढ़ देता हूँ एग्जांपल। नेशनल डिफेंस फंड, नेशनल रिलीफ फंड, आर्मेनिया अर्थक्वेक रिलीफ फंड। तो इसका क्या मतलब है, मान लो देश में अभी कोविड की लड़ाई चल रही है और किसी व्यक्ति ने 50,000 रुपये डोनेशन दिया, नेशनल रिलीफ फंड में 50,000 डोनेशन दिया, तो 50,000 उसकी इनकम में से कम हो जाएगा। इट्स वेरी सिंपल कि उसकी जो आय है 8 लाख, उसमें से उसने 50,000 डोनेट कर दिया एक अच्छे कॉज के लिए, तो 50,000 कम हो जाएगा और बाकी 7,50,000 पे उसे टैक्स भरना होगा। 80G का डिडक्शन इसको बोलते हैं और 100% डिडक्शन मिलता है। ओके, रतन टाटा साहब कुछ कहना चाहते हैं आपसे। कोई लोहे को नष्ट नहीं कर सकता लेकिन उसकी अपनी जंग कर सकती है, जो जंग लग जाती है। उसी तरह कोई किसी इंसान को बर्बाद नहीं कर सकता लेकिन उसकी अपनी मानसिकता कर सकती है। बिल्कुल सही बात है। कोई कितना ही चाहे, कुछ कितना ही करे, वो आपका कुछ वैसे नहीं कर सकता एक बार के लिए, लेकिन आपका जो माइंडसेट है, आपकी जो थॉट प्रोसेस है, वो कुछ भी कर सकती है। वो आपको बहुत ऊंचा भी उठा सकती है और बहुत नीचे भी गिरा सकती है। तो अपने विचारों पे ध्यान दिया करो, कमज़ोर विचारों को जल्दी छोड़ दिया करो। ठीक है, आपकी जो मानसिकता है, आपकी जो माइंडसेट है, वही आपको ऊपर उठाता है। कोई और ना तो आपको उठा सकता है ना गिरा सकता है, आप ही हो अपने कर्ता। चलिए नेक्स्ट, ऐसे 2 कोषों के नाम लिखिए जिनको दिए गए दानों के संबंध में 50% की दर से कटौती दी जाती है। अब ये जो चीज़ मैं बोलने वाला हूँ बड़ी मज़ेदार है कि जैसे आप 50 है, अतुल 50,000 का डोनेशन देगा ना, तो उसको डिडक्शन जो मिलेगी वो 25,000 की मिलेगी। मतलब डोनेशन देगा 50,000 का और जो डिडक्शन मिलेगी वो मिलेगी 25,000 का। तो ऐसे कौन है, तो आप अपने कुछ पुराने प्रधानमंत्री हैं उनका नाम याद रख लो। एक तो जवाहरलाल नेहरू जी थे, उनकी डॉटर इंदिरा गांधी थी और उनके बेटे राजीव गांधी थे। तो आप इन तीनों के नाम याद रख लो। ठीक है, और एक याद रख लो आप, हिंदी में होता है सूखा सहायता कोष, ड्रॉट रिलीफ फंड। तो ये 4 फंड हैं। देखिए, जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड उनकी मेमोरी में बनाया गया था, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट जो उनकी मेमोरी में बनाया गया था, और राजीव गांधी फाउंडेशन, काफ़ी फेमस फाउंडेशन है ये, एंड प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड। इन चारों में, जैसे मान लो इन चारों में आपने 50,000 रुपये दे दिया, अतुल ने 2 लाख रुपए दिया उसने, लेकिन उसको डिडक्शन 1 लाख की मिलेगी क्योंकि इसमें 50% का नियम होता है। अब ऐसा भेदभाव क्यों, वो मुझे नहीं पता, वो इनकम टैक्स वालों ने क्यों बनाया, वो उनसे पूछो आप। नेक्स्ट है, कुल आय की गणना करते समय, अच्छा अभी का नहीं है रूल, पहले से चला आ रहा है, कल को तुम सोचो अभी ये वाली गवर्नमेंट है इसलिए ऐसा भेदभाव वाला रूल होगा। चलिए,
कुल आय की गणना करते समय एक व्यष्टि करदाता को भुगतान किए गए मकान किराए के संबंध में अधिकतम कितनी राशि की कटौती दी जा सकती है? जब हम टोटल इनकम निकाल रहे हैं, हम सीखी टोटल इनकम निकाल रहे हैं, अतुल के लिए इनकम निकाल रहे हैं, तो बात यह है कि अगर अतुल किराए के मकान में रहता हो और वो मकान का किराया चुकाए तो क्या उसे कटौती मिलेगी? तो हाँ, उसे मिल सकती है। 100% मिलेगी नहीं कह सकता, पर उसे 5,000 रुपये महीना 60,000 तक की कटौती मिल सकती है। इसमें 3 पैरामीटर होते हैं। एक होता है 5,000 रुपये महीना, एक होता है इनकम का 25% और एक होता है रेंट पेड, चुकाया गया किराया -10% ऑफ इनकम। अभी एक एग्जांपल आएगा आपके सामने, ठीक है। आप यूँ समझ लीजिए कि मुझे क्वेश्चन याद हो सकते हैं तो आपको भी हो सकते हैं, या चलो मैं यूँ कह दूँ आपको कि अगर मैं आपके लिए क्वेश्चन याद कर सकता हूँ, मान लो मुझे वैसे याद नहीं होते लेकिन वीडियो बनाने के लिए मैंने याद कर लिए, तो भाई तेरा भी तो एग्ज़ाम है, तो तू भी तो पढ़ाई कर ही सकता है, ठीक है। किसी और के लिए नहीं कर रहा है, खुद के लिए कर रहा है, तो पढ़ाई कर सकता है, करनी चाहिए। हरामखोरी तो करते ही रहते हैं अपन। चलो ठीक है। डिडक्शन के लिए इसमें सेक्शन लगता है 80GG, घर घर खेलें। डिडक्शन लिमिट 5,000 रुपये महीना या 25% ऑफ इनकम या रेंट पेड -10% ऑफ इनकम, विच एवर इज़ लोअर। जैसे एग्जाम्पल देने के लिए इन्होंने लिखा कि मानो अतुल है और अतुल की इनकम 8 लाख है। क्या बात है, आज हमने मन में वैसे 8 लाख ही सोचा था। 8 लाख इसकी इनकम है और वो रेंट 1,20,000 देता है, ठीक है। अब आप पहला पॉइंट उठाओ। पहला पॉइंट कहता है 5,000 रुपये महीने के हिसाब से उसकी डिडक्शन कितनी होगी? 60,000। 25% ऑफ इनकम के हिसाब से सोचोगे तो 8 लाख का 25% कितना होता है? 2 लाख। और तीसरे ऑप्शन में आपको पहले रेंट की राशि रखनी है यानी 1,20,000 और आय का 10% उसमें से माइनस करना है यानी 80,000, तो पीछे बचेगा 40,000। ये तीनों आए देखो आपके सामने फिगर। ए पॉइंट कहता है 60,000 की कटौती मिलेगी, बी पॉइंट कहता है नहीं 2 लाख की कटौती मिलेगी, सी पॉइंट कहता है नहीं मैं बोल रहा हूँ 40,000 की कटौती मिलेगी। तो तीनों में से जो भी कम होगा उसके तहत आपको 40,000 की कटौती मिलेगी। तो अतुल की आय 8 लाख है और 40,000 की इस कटौती के बाद उसकी इनकम 7,60,000 मानी जाएगी। ये डिडक्शन का नाम 80GG था, GG। और जो डोनेशन वाला होता है सेक्शन वो 80G होता है और घर वाला किराए वाला 80GG होता है। जैव श्रेणीकरणीय अवशिष्ट के संग्रहण एवं प्रसंस्करण के व्यवसाय के लाभ के संबंध में एक करदाता की कुल आय की गणना करते समय कितनी छूट दी जाती है? देखिए कुछ खास तरह के बिजनेसेस होते हैं। ये क्या है बिजनेस, मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ एक बार। कलेक्टिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। आप तो इसे सरल भाषा में समझो, गोबर। सर क्या बोल रहे हो आप? अरे हाँ यार, गोबर बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। अपन तो क्या है, फालतू के 10-12 हज़ार की जॉब के चक्कर में पड़ जाते हैं। गोबर का आप कलेक्शन और प्रोसेसिंग का प्लांट लगाओ। उस पर आप जितना पैसा कमाओगे ना, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा 5 साल तक। बढ़िया है। और ऐसा खाली ये नहीं है, बायोडिग्रेडेबल के डेफिनेशन में देख लेना क्या क्या है। मैंने तो एक एग्जांपल देने के लिए बता दिया। तो ये जितना भी कचरा फचरा आप डिस्पोज करते हो ना, उसके लिए प्लांट लगाओगे, इसे कमाएंगे कैसे वो सोचो तुम। ऐसे थोड़ा वीडियो पे सब कुछ बताते हैं, सोचो। कमाई दुनिया में बहुत पैसा है जी, सोचने वाला चाहिए और कमाने वाला चाहिए। तो ठीक है, वहाँ से आप अगर पैसा कमाते हैं तो नियम ये है कि अगर कोई बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज के कलेक्शन और प्रोसेसिंग में लगा हुआ है, बिजनेस करता है, तो 5 साल तक कोई टैक्स नहीं लगता है। वैसे इस चीज़ 5 साल है ना, इसको बोलते हैं टैक्स हेवन पीरियड। जैसे इंसान जन्नत में चला जाता है ना, स्वर्ग में चला जाता है, उसी तरह 5 साल तक जन्नत में चले जाओ, आपको कोई टैक्स नहीं देना। एक और बात बताता हूँ, गवर्नमेंट किसी भी बिज़नेस को या किसी भी इंडस्ट्री को बूस्ट देना चाहती है ना, उसको उठाना चाहती है, तो वो उसमें ये वाला सेक्शन लगा देती है। ये सेक्शन है आपका 80IA 80IB, इस तरह के सेक्शन है, ठीक है। उन सेक्शंस में आप पर्टिकुलर तरह की इंडस्ट्री खोलोगे और जो कमाई करोगे उसके ऊपर आपका कोई टैक्स वैक्स नहीं लगेगा, मज़े करो, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि एक करदाता ने निम्नलिखित भुगतान किए हैं, तो बताओ उसे 80C के तहत कितनी कटौती मिलेगी। अब जैसे अतुल है, अतुल ने क्या किया, अपनी पत्नी के लिए 12,500 रुपये का जीवन बीमा प्रीमियम चुकाया। उसने उसका जीवन बीमा करवाया और 12,500 चुकाया। जो पॉलिसी ली है वो 50,000 की राशि है और ये पॉलिसी अप्रैल 2012 से पहले ली थी। तो अप्रैल 2012 से जो पहले वाली पॉलिसी होती है उसमें 20% का नियम होता है कि आपकी पॉलिसी राशि का 20% जांचा जाएगा। जैसे 50,000 है ना, तो 50,000 का 20% जांचा जाएगा।
10,000 आया और उससे ज़्यादा राशि कटौती आपको नहीं मिलेगी। अतुल अगर ये कहता भी है कि सर मैंने 12,500 चुका है, मेरे को कटौती 12,500 की चाहिए, 12,500 की नहीं मिलेगी बेटा, तो कटौती 10,000 की मिलेगी। और अगर आपने अप्रैल 2012 के बाद पॉलिसी उठाई तो फिर वहाँ लिमिट है 10% की। तो जैसे अब इसने अपने बेटे का बीमा कराया, पॉइंट पढ़ लेना, इसने 8,000 का बीमा करवाया, प्रीमियम चुकाया 8,000 रुपये, और जो इंश्योरेंस करवाया, जो पॉलिसी की राशि थी वो थी 35,000। तो अब आपको 35,000 का 10% लेना है, क्योंकि अप्रैल 2012 के बाद वाली पॉलिसी ने इसमें 10% लेना है, तो 3500 की कटौती मिलेगी। शायद अतुल जब तक इनकम टैक्स नहीं पड़ेगा तो वो ये सोचेगा कि मैंने 12,500 पत्नी के लिए दिया, 8,000 रुपये पुत्र के लिए दिया और 4,000 मैंने मेरे अंकल जी के लिए दिया और मुझे कटौती इतनी इतनी मिलेगी। तो मैं उसे बोलूँगा कि देखो, पत्नी के संबंध में आपको कटौती मिलेगी 10,000 की, बेटे के संबंध में आपको कटौती मिलेगी 3500 की, और अंकल के संबंध में आपको कटौती नहीं मिलेगी, क्योंकि 80C में जो फैमिली का डेफिनेशन है उसमें है पति पत्नी बच्चे। बच्चे कैसे भी मतलब चाहे वो डिपेंडेंट हो चाहे नॉट डिपेंडेंट हो। तो इस तरह से इसका आंसर आपका 10 और 3.5, ये 10,000 पहला पॉइंट आया, ये 3,500 दूसरा पॉइंट आया, और तीसरा नील आया, और इस तरह से आपकी टोटल डिडक्शन बनेगी 13,500। क्या बात है। चलो थोड़े से पॉइंट बना रहे हैं। बैंक जमाओं के ब्याज के संबंध में धारा 80C की कटौती कब दी जा सकती है? ये सेक्शन गलत लिखा हुआ है, 80C नहीं था, यहाँ पे 80TTA है। अगर यूँ समझ लो, अगर अतुल ने बैंक में खाता खुलवाया और वहाँ पे उसने बचत खाता खुलवाया, सेविंग अकाउंट, और उसने ब्याज कमाया, तो वो 10,000 रुपये तक माफ़ हो जाएगा। वो 10,000 रुपये तक माफ़ हो जाएगा। सेक्शन का नाम है 80TTA। अगर उसने 8,000 कमाया तो 8,000 माफ़ हो जाएगा। अगर उसने 12,000 कमाया तो 10,000 माफ़ हो जाएगा। तो मान लो उसकी इनकम 8 लाख है और 8 लाख में ब्याज जुड़ा हुआ है 12,000, तो उसकी इनकम में से 10,000 लेस हो जाएगा। तो आपको ये सेक्शन याद रखना है। डिडक्शंस वगैरह को समझने के लिए मैंने असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल पे 3-4 वीडियोस बना रखे हैं, आप उनको देख सकते हैं। देखेंगे तो फ़ायदा होता है, सीखना हमेशा अच्छा होता है, सीखना चाहिए। ठीक है, चलिए। उसके बाद है कि एक करदाता ने स्वयं के रहने का मकान बनाने हेतु लोन के 55,000 का रीपेमेंट किया, उसमें 30,000 रुपये ब्याज शामिल है। तो बताओ धारा 80C के तहत कितनी कटौती देगी? बहुत ही पॉपुलर प्रोडक्ट है हाउसिंग लोन, ये ज़बरदस्त है। अगर कोई व्यक्ति है, जैसे अतुल है, उसने हाउसिंग लोन लिया और हाउसिंग लोन उसने वापस चुकाया और उसने 55,000 चुकाया, तो उस 55,000 के 2 टुकड़े करेंगे, ब्याज अलग करेंगे। जो ब्याज होगा वो तो चला जाएगा हाउस प्रॉपर्टी वाले हेड में, और जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो चला जाएगा आपका 80C वाले पर्पज़ में। तो इसमें जो ब्याज है ना वो तो गया उधर, तो 55 में से 30 छोड़ दो, बाकी कितने बचे? 25,000। तो धारा 80C के तहत इसको 25,000 रुपये का बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, बेनिफिट मिलने का मतलब क्या है? आपकी इतनी इनकम कम हो जाएगी। अगर आपकी इनकम 8 लाख है तो 25,000 उसमें से कम हो जाएगा, इस तरह से। चलिए, क्या गत वर्ष में बिना कोई भुगतान किए भी 80C की कटौती मिल सकती है? यदि हाँ तो कैसे? एक प्रोडक्ट है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, पोस्ट ऑफिस से मिलता है। मान लो अतुल ने वो प्रोडक्ट 2 साल पहले खरीदा था, सुनना बात, 2 साल पहले उसने प्रोडक्ट खरीदा था और इस साल उसका ब्याज बना 9,000 रुपये। तो 9,000 का आपको क्या करना है? एक तो पहले उसकी इनकम में जोड़ना है, या वो जुड़ा हुआ होगा, और नीचे आके 9,000 रुपये लेस करना है। रीज़न ये है कि पोस्ट ऑफिस का जो ब्याज होता है वो अक्रियू होता है पर रिसीव नहीं होता। इंटरेस्ट अक्रियू होता है, रिसीव नहीं होता, बल्कि वो ऑटोमेटिकली री इन्वेस्ट हो जाता है। तो अतुल को कुछ करना नहीं है, बस उसके सीधे 9,000 चूंकि री इन्वेस्ट हो गए ना, तो उसे 9,000 की कटौती मिलेगी। कि सर समझ नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, जिन्होंने पढ़ाई कर रखी है उनको समझ आ गया है। 9,000 रुपये री इन्वेस्ट हो जाने की वजह से ऑटोमेटिक बिना कुछ किए आपको 80C की कटौती मिल जाएगी। मैंने 9,000 ऐसे एग्जाम्पल के लिए बताया। ठीक है, ये भी एक और लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन होम लोन अकाउंट स्कीम, ये आप देख लेना, मुझे ध्यान नहीं है पूरा। नेक्स्ट है कि एक पूरी तरह अंधे व्यक्ति की कुल आयु की गणना करते समय 80U के अंतर्गत कितनी कटौती दी जाती है? तो ये बंदा 100% ब्लाइंड है। डिसेबिलिटी का एक सेक्शन है 80DD और एक सेक्शन है 80U। इसे यूँ समझ लो कि अतुल के घर वालों में से किसी में डिसेबिलिटी है तो आप 80DD यूज़ करना, और अगर अतुल खुद ही बेचारा डिसेबल है तो 80U योर सेल्फ यूँ समझ लो, करके कहानी बना लो, तो 80U में उसको कटौती मिलेगी।
इस तरह कटौती कितनी थी, वही वाली सेम 75,000 और 1,25,000। 100% ब्लाइंड है तो 1,25,000 हो गया, और अगर इतनी सीवियर डिसेबिलिटी नहीं होती तो 75,000 है। तो जनरली ATU की लिमिट 75,000 है, और 80% से ज़्यादा डिसेबिलिटी होने पर 1,25,000 की कटौती होती है। ठीक है बेटा, तो इस तरह से आपको 1,25,000 का भी ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन में 1,25,000 का ध्यान रखना है। चलिए एक आध क्वेश्चन और है। केंद्रीय सरकार और अन्य नियोक्ताओं के कर्मचारियों के लिए अधिसूचित पेंशन योजना के तहत कर्मचारी के खाते में जमा किए गए अंशदान के संबंध में किस सीमा तक कटौती दी जाती है। ओके, पहली बात ये समझ लो कि कोई व्यक्ति अगर 2003 के बाद नौकरी लगा है, सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी में है या स्टेट गवर्नमेंट में है या किसी भी तरह की नौकरी में लगा है, तो उसकी तनख्वाह में से कुछ रकम काटी जाती है। नेशनल पेंशन स्कीम के नाम से कुछ रकम काटी जाती है। वो रकम कितनी होती है मैं बताऊं आपको। जितनी व्यक्ति की अतुल जैसे अतुल है, उसकी जो सैलरी है और उसका जो DA है, डियरनेस अलाउंस, सैलरी और DA की राशि के 10% के बराबर उसकी डिडक्शन होती है। मान लो उसकी सैलरी है 6 लाख और उसका DA है 2 लाख, तो कितना हुआ 8 लाख। तो 8 लाख का 10% 80,000 कटेगा, तो उसकी कटौती हमेशा कितनी होगी, 10% ऑफ सैलरी प्लस DA। इसमें एक कंडीशन होती है कि DA सेवा शर्तों के अंतर्गत हो, DA एज पर द टर्म्स ऑफ सर्विस हो। ठीक है, इतना बड़े डीप डाइव मत करो, बीकॉम में तो इतना जरूरत नहीं होती, CA में तो बहुत ही गहरे उतरना पड़ता है। वापस आ जाना ऊपर, डूब मत जाना। आगे है, लास्ट क्वेश्चन है ये। एक करदाता ने अपने आश्रित पुत्र तथा पिता की निवारक स्वास्थ्य जांच, अरे बाप रे ऐसी खतरनाक हिंदी, An assessee has paid premium of 4,000 and 3,000 in cash in respect of preventive health checkup। अच्छा, निवारक स्वास्थ्य जांच। देखो मैं बताऊँ, हेल्थ इंश्योरेंस में क्या होता है कि एक व्यक्ति जैसे अतुल है, वो खुद का या खुद के घर वालों का हेल्थ इंश्योरेंस करवा लेता है, उसके लिए प्रीमियम देता है। अब क्या होता है कि इंश्योरेंस लेने से पहले एक चेकअप होता है, उस चेकअप पे भी पैसा खर्च होता है। तो अगर चेकअप पे जैसे 7,000 खर्च हो गया, जैसे 4 और 3 7,000 खर्च हो गया, तो आपको 7,000 की डिडक्शन नहीं मिलेगी, आपको 5,000 की डिडक्शन मिलेगी। तो हेल्थ चेकअप की लिमिट 5,000 है। बाय द वे 4,000 खर्च होता तो 4,000 की कटौती मिलती। तो हेल्थ चेकअप की पहली बात तो कोई अलग सेक्शन नहीं है, 80D वाली ही सेक्शन है। तो एक तरह से 80D में हेल्थ चेकअप को भी देखा जाता है और हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम को भी देखा जाता है। और उसकी जो ऊपर लिमिट देख के है ना, 50,000, 75,000, 1 लाख, वही है। और चेकअप की खुद की लिमिट 5,000 है। इस तरह में तो चक्कर आ रहे हैं। तो कोई बात नहीं, तकिया लो मोटा सा और सो जाओ। बाय।